Jai Hind friends, let's start. Consider the following statement. Which of the above statement are correct? Plant varieties are not eligible to be patented in India. In India, there is no intellectual property appellate board. According to the Indian Patent Act, biological processes to create a seed can be patented in India. अभी देखो दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं? यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि सीड बना सकती है, और थर्ड स्टेटमेंट बता रहे हैं कि जो प्लांट वैरायटीज है ना, वो इलिजिबल नहीं है पेटेंट के लिए। मतलब ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से सीड बनेगा, उस सीड का क्या बनेगा फिर? सीड लगाने के बाद प्लांट बनेगा, तो अलग अलग वैरायटी के प्लांट आएंगे। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट तो साथ में आएंगे नहीं। तो फर्स्ट एंड थर्ड साथ में नहीं है, तो ऑप्शन ए गया और ऑप्शन डी गया। बचे ऑप्शन नंबर बी एंड सी, 2 एंड 3 एंड 3। तो थर्ड स्टेटमेंट तो सही है। अभी सेकंड देखेंगे। देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलेट बोर्ड। तो दोस्तों ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, और 2019 के आंसर की के हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो अभी देखते हैं 2025 के अप्रोच से। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड है, विच वाज इस्टेब्लिश्ड इन 2003, और 2021 में ये क्या हुई थी? डिसमेंटल हुई थी। ठीक है, 2021 में ये डिसमेंटल हुई थी। तो अभी ये डिसमेंटल हुई है, तो जो भी पेटेंट रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, तो वो कहाँ पे अपील करते हैं होंगे? तो वो अपील करते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 59, एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ठीक है। इट इज मैंडेटरी on the part of waste generator that the waste generated in one district cannot be moved to another district। तो देखो, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक मूव नहीं कर सकते, और ये मैंडेटरी है, ये रिस्ट्रिक्टिव, काफी रिस्ट्रिक्टिव है। देखो, ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मतलब काफी चैलेंजेस आते हैं ना, ये मैंडेटरी कर, ये पॉसिबल नहीं है देखो फिलहाल के लिए। ठीक है। अब स्टेटमेंट सी, द रूल provide for exact and elaborate criteria for the identification of site for landfill and waste processing facilities। ठीक है। अभी इस स्टेटमेंट को देखते हैं। द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली। क्यों भाई, बाकी के एरिया में पोल्यूशन मतलब कुछ वेस्ट जनरेट वगैरह कुछ होता नहीं है क्या? ये भी रिस्ट्रिक्टिव है, ये भी गलत है। ठीक है। ये ओनली के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। नहीं दोस्तों, ये है डेटा ट्रैप है। ये 3 कैटेगरीज है, और वो 3 कैटेगरीज है ई वेस्ट, फिर ड्राई एंड वेट। ठीक है। अब ये भी गलत है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे लैंडफिल और वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज के लिए क्या रहता है? एक एग्जैक्ट एंड एलेबोरेट क्राइटेरिया रहता है। ओके, शहर के कितने किलोमीटर बाहर होना चाहिए, कितना बड़ा खड्डा होना चाहिए, ये पूरी प्रोसीजर क्राइटेरिया वो वहाँ पे मेंशन रहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन सेफ्टी का सवाल आता है। तो क्वेश्चन नंबर है अभी 58, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 empower द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी तक ये क्वेश्चन हमने 4 से 5 बार डिस्कस किया है दोस्तों। ओके। अभी और देखो, 2000, हम भी तो हमारे 2020 से लेकर 2024, मतलब ये 5 पेपर में हमें और 2-3 बार ये क्वेश्चन दिखेगा। ओके, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पर। lay down the standard for emission and discharge of environmental pollution from various sources। तो ये स्टेटमेंट सही है। ओके। से मतलब इमिशन करना है, तो किस तरह से इस उसका डिस्चार्ज करना चाहिए, इन्वायरमेंट पोल्यूशन कैसा है तो वो किस तरह से वो डिस्चार्ज करते हैं ना, उसकी जो प्रॉपर प्रोसीजर है, वो स्टैंडर्ड क्या क्या रहने चाहिए, वो यहाँ पे मेंशन होते हैं। और ये बात सही है, क्योंकि ये सेफ्टी का, ओके, एट द एंड ये ह्यूमन सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट सेफ्टी के बारे में बता रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। और ये इन्वायरमेंट सेफ्टी ही तो एक्ट है यहाँ पर। The state the requirement of public participation in the process of environment protection and the procedure and manner in which it sought।
देखो रिक्वायरमेंट नहीं रहता, ये वॉलेंटरीली रहता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल रूल 2018 डिप्लॉयमेंट। If rules for fixed term employment are implemented, it becomes easier for the firm or company to lay off the worker. No notice of termination of employee shall be necessary in the case of temporary workman. अभी टेम्पररी वर्कमैन को तो कोई नोटिस नहीं, ये तो गलत है। आप सॉरी, ये तो सही है। और ये फर्स्ट स्टेटमेंट में सही है। आपने काफी बार न्यूज में सुना होगा कि एक पर्टिकुलर कंपनी ने 300 एम्प्लॉय को निकाल दिया, कहीं ने 250 एम्प्लॉय को निकाल दिया। तो ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 61। द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द प्रीव्यू ऑफ सर्विस इंटीग्रल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, लीड बैंक स्कीम, और ये मनरेगा के बारे में बता रहे हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। अभी देखो मुझे बताओ, सर्विस सेक्टर कौन कौन से होते हैं? बैंक एक सर्विस सेक्टर है, और यहाँ पे सर्विस एरिया अप्रोच बता रहे हैं, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? अभी ये लीड बैंक स्टैब्लिश हुई थी 1969 में, आरबीआई वाज द। और ये क्या प्रोवाइड करता है? तो ये प्रोवाइड करता है बैंक सर्विस टू नियर विलेजेस। ओके, ये अभी देखो ऑप्शन ए जो है ना, डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब कोई तो स्किल रिलेटेड है, जो कि 1980 में स्टेब्लिश हुई थी मनरेगा में। 100 डेज गारंटेड वर्क मिलता है। ओके, और अभी देखो 2025 के लिए याद रखना, 2024 में कुछ ऐड किया था इन्होंने। जैसे कि अगर एक वर्कर है ना, ये वर्कर है भाई, ओके, इसने रजिस्टर किया तो विद इन 15 डेज इसे काम मिलना चाहिए। फिर काम होने के बाद उसको हर वीक, मतलब इसने काम किया तो 15 डेज या फिर मंथली उसे सैलरी मिलनी चाहिए। और ये जहां पर भी काम करेगा ना ये बंदा, तो वहां पर उसे ड्रिंकिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, वाटर की, वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज। और इसकी फैमिली अगर इसके साथ है तो उसके चिल्ड्रंस के लिए शेल्टर वगैरह होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया ऐड किए थे, मे भी पूछ सकते हैं हमें। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement. Most of India's external debt is owned by government entities. All of India's external debt is denominated in US dollar. ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल ऑफ द इंडियन एक्सटर्नल डेप्ट इज डिनोमिनेटेड नॉट इन यूएस। यूएस में सिर्फ 46% है, बाकी रुपीज में आते हैं 45%, एसडीआर में आता है 5%, येन 5%, यूरो 3%। और ये मोस्ट ऑफ द इंडिया एक्सटर्नल डेप्ट जो है ना, अभी देखो जो कमर्शियल बोरोइंग हम करते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा लार्जेस्ट कंपोनेंट है? तो वो है फर्स्ट एक्सटर्नल डेप्ट, जो कि 37% है। एक्चुअली 37.4% शायद है, 34.4 या फिर 34.5। ठीक है, उसके बाद NRI डिपॉजिट्स, वो है 24%। और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, ये है 20%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द असेट? देखो असेट मतलब मनी टू मनी जनरेट, मतलब जिससे बेनिफिट होता है। असेट ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट करने के बाद तो बेनिफिट होता है, मतलब ये तो नहीं होगा। एडवांसेस से भी बेनिफिट होता है, मतलब ये भी एसेट है। मनी एट कॉल, मनी एट कॉल मतलब क्या है? एक तो ये शॉर्ट टर्म के लिए, और इससे बैंक इंटरेस्ट अर्न कर सकती है। इंटरेस्ट अर्न करती है तो मत फिर ये एसेट हुआ, ये भी नहीं। और शॉर्ट नोटिस में क्या होता है? विद इन 14 डेज वाली नोटिस रहते हैं। ठीक है, इसमें भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं, बट डिपॉजिट में इंटरेस्ट अर्न नहीं किया जाता। ओके, बिकॉज दे हैव टू रिटर्न इट। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62।
ठीक है। With reference to management of minor mineral in India, consider the following statement. The state is minor mineral according to the prevailing law in country. माइनर मिनरल सैंड है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट सही है, मतलब ये गया, ये 1 3 1 2 3, मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो हर हालत में सही है। स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स, ये स्टेटमेंट सही तो है। अभी स्टेटमेंट टू देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ माइनर मिनरल, बट द पावर रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ रूल रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी देखो, अगर हम लोगों का थर्ड स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट बता रहा है स्टेट के पास स्टेट फ्रेम करता है रूल्स को, ओके, प्रोवाइडिंग लीगल माइनिंग, और यहाँ पे क्या बता रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ रूल रिलेटेड टू ग्रांड माइनर मिनरल्स, अभी सेंटर के पास, ये स्टेटमेंट गलत है ना। ये स्टेट के पास रहता है, और जो लीज, जो ग्रांट, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज रहती है ना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने स्वैप कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है power to grant mining lease of minor mineral, but power regarding the formation of rule related to the grant of minor mineral lie with the state government। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना, नेक्स्ट टाइम इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 65, तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 बता रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूट्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस, मतलब करेंसी क्राइसिस से कौन कौन सी चीजें बचा सकती है। रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब क्या होता है कि एक इंडियन बंदा बाहर देश में जाके काम करके जो पैसा कमाता है और भारत में भेजता है, उसे कहा जाता है रेमिटेंस। ठीक है, रेमिटेंस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड, मतलब ये बाहर देश से पैसा ला रहा है इंडिया में, तो इस बाहर देश से पैसा ला रहा है, मतलब इससे करेंसी क्राइसिस कम होगी ना, तो हाँ बराबर है, ये कम होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो ये गया ऑप्शन और सी ऑप्शन गया। बचे 1 3 एंड 1 2 3, मतलब वन भी स्टेटमेंट सही है। देखते वन से फर्स्ट स्टेटमेंट, द फॉरेन करेंसी अर्न ऑफ इंडियंस आईटी सेक्टर, अरे इससे तो बाहर देश से करेंसी आएगी, बाहर से करेंसी आएगी तो रिड्यूसिंग, ये करेंसी क्राइसिस कम करेगी, क्योंकि इससे तो डॉलर आएगा ना इंडिया में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है। इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा? इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और इकोनॉमी को वल्नरेबल बना सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 ओनली। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। Which one of the following suggested that the governor should be eminent person from outside the state and should be detached person figure without intent political link or should not have take part in politics in the recent past, ये बताया था सरकारिया कमीशन 1983 में। ओके, राज्य मन्नार कमिटी जो 1969 में एस्टेब्लिश हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो भी मतलब इंश्योर करना चाहिए कि स्टेट हैज मैक्सिमम ऑटोनॉमी। ठीक है, अभी ये जो ऑप्शन में कमिटीज दी हुई है, और साथ ही साथ एक और कमिटी है पूंछ कमिटी, ये सभी सेंटर एंड स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कमिटीज है। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है? इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी इन सेक्टर लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, etc, को बताओ। ठीक है, नीति आयोग एक थिंक टैंक है, तो ये तो आएगा नहीं, और यहाँ पे रेगुलेटरी बताया हमें। ठीक है, मतलब सी गया, डी गया, 1 2 1 3 4। वन तो सही है, मतलब एड होक कमिटी सेटअप बाय पार्लियामेंट, सही है। अभी कंफ्यूजन हो सकता है कि इंश्योरेंस यहाँ पे रहे,
फाइनेंशियल फाइनेंशियल कमीशन तो फाइनेंस रिलेटेड कुछ तो बता रहे, फोर भी तो फाइनेंस सेक्टर कुछ तो फाइनेंस रिलेटेड बता रहे, बट फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 है, ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है जो रिव्यू करती है फाइनेंशियल लेजिस्लेशन को। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और ये जो फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमेटी है ना, ये सिर्फ एक दो साल के लिए गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसके बाद उसको डिसमेंटल कर दिया था, तो ये भी नहीं है। अभी देखो एक लॉजिक ना, जस्ट रिमाइंड करो कि यहाँ पे पार्लियामेंट है, यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट। और रेगुलेटर कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन सबसे मतलब पार्लियामेंट कौन रहता है हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर रहता है। तो वन और टू इस लॉजिक के साथ भी तो आप सॉल्व कर सकते थे, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, registered foreign portfolio investor to oversee investors who want to be part of Indian stock market without registering themselves directly। अभी ना यहाँ पे क्या बता रहा है वो, कि फॉरेनर को इन्वेस्ट करना है इंडिया में, ओके, रजिस्टर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडिया, वो इंडिया के इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो इसका देखो पार्टिसिपेट करना चाहता है और पार्टिसिपेटरी नोट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस लॉजिक के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ओके, अभी ये बाकी जो ऑप्शन है ना उसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे, काफी टफ कंसेप्ट है, इसमें थोड़े से देखेंगे। अब प्रॉमिसरी नोट क्या होते हैं, अभी देखो डे टू डे लाइफ में हम जो पैसे खर्च करते हैं, 10 रुपए की, जो 20 रुपए की, 50, 100, 2,000 की नोट्स रहते हैं ना, एक्चुअली 2,000 की तो नहीं है अभी, 500 की रुपये नोट रहती है, तो उसमें उस नोट पे क्या लिखा रहता है, ओके, ये एक प्रॉमिसरी, ये ठीक है, वहां पे सिग्नेचर रहती है गवर्नर, गवर्नर ऑफ आरबीआई की, वो क्या करते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ये प्रॉमिसरी नोट है, ऐसा कुछ तो वहां पे लिखा रहता है। मतलब क्या है ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिटर्न प्रॉमिस उस पर रहता है। अभी कमर्शियल पेपर क्या है, कमर्शियल पेपर मतलब एक शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशूड किया जाता है कंपनीज में, और इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ था, 1990 में। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक शॉर्ट टर्म जो कि 91 डेज से लेके एक साल के लिए रहता है, और ये इशूड किया जाता है एक तो इंडिविजुअल द्वारा, फिर कोऑपरेटिव्स द्वारा और कंपनीज द्वारा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 69, which of the above statement are correct? As per the compensatory afforestation fund management and planning authority exist at both national and state level. Statement 2, people's participation is mandatory in the compensatory afforestation program carry out under the competitive afforestation fund। mandatory एक ट्रैप वर्ड है, हमें पता है, 1 सेकंड तो गलत होगा फिर, सॉरी। और फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, तो ये जो एग्जिट होता है ना, तो नेशनल लेवल पे होता है 10%, स्टेट लेवल पे होता है 90%, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 70, with reference to India's 5-year plan, which of the following statement correct? Select the correct answer. In the fifth 5-year plan, for the first time, the financial sector was included as an integral part of the plan। देखो फिफ्थ 5-year प्लान काफी फेमस था क्योंकि वहां पे गरीबी हटाओ वो वाला नारा था, ठीक है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। फोर्थ 5-year प्लान adopted objective of correcting the earlier trend। करेक्टिंग मतलब क्या है, इंप्रूव कर रहे हैं कि जो पीछे हमने मिस्टेक करी है, करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिकल पावर, और फोकस करेंगे वेल्थ एंड इकोनॉमिकल पावर, तो ये स्टेटमेंट सही है। और हमें पता है ऑब्जेक्टिव एम्स हमेशा क्या रहते, सही रहते, मतलब थर्ड स्टेटमेंट गलत है और सेकंड स्टेटमेंट तो बराबर है। अभी बचा एक
फर्स्ट स्टेटमेंट अगर सही होगा या फिर गलत है, इस पे आंसर डिपेंड है। फॉर द सेकंड 5 ईयर प्लान, जो कि 1956 में, इसे ही महालनोबिस प्लान भी कहा जाता है, देयर वाज अ डिटरमाइंड ट्रस्ट थ्रस्ट टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड। देखो, इसकी थीम ही थी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, रैपिड हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर है 1 एंड 2 ए। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखेंगे 71 वाला। विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें कोई भी आउट ऑफ एशिया मेंबर नहीं है। इंडिया इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, और इसमें 80 से ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया है या फिर मेंबर है। तो इंडिया इसका लार्जेस्ट नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा चाइना वाला है, और इसमें आउटसाइडर है। ये दोनों भी स्टेटमेंट गलत है। इसमें मोर देन 80 मेंबर है, 109 मेंबर्स है, और एशिया के 42 मेंबर्स है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा स्टेटमेंट सही है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, PNGRB इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी। देखो, फर्स्ट वाला हमेशा ट्रैप रहता है, ये फर्स्ट नहीं है, एक्चुअली ट्राई फर्स्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने के कारण कौन कौन से ऑप्शन, देखो फर्स्ट गया तो आंसर ही आ गया तुम्हारा, ऑप्शन बी। ऑन द टास्क ऑफ PNGRE इज द इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस, ये भी सही है। और अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ PNGR गो बिफोर द एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये अभी जो एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत इसे फॉर्म किया था। ठीक है, और ये जो PNGRI है, वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो 2006 के एक्ट अनुसार बनाया हुआ था। और इंडिया में कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज है? तो ट्राई तो फर्स्ट है, और कौन कौन सी है? RBI एक है, फसाई एक है, FSSAI, और थर्ड है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। Which was the purpose of inter creditor agreements signed by Indian bank and financial institution recently? पर्पस क्या है? ठीक है, देखते हैं। To aim at foster resolution of stress asset of 50 crores or more than are under lending। देखते हैं, एम हमेशा सही होता है। अभी देखते हैं बाकी ऑप्शन पढ़ के। To act as independent regulatory in case of application for loan of 50 crore or more, to support the infrastructure project of central and state, lessen the government of India perennial burden of fiscal deficit and currency account deficit। तो देखो, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम और एट फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ स्टेट असेट ऑफ रुपी, मतलब 50 करोड़। ओके, भी ये ना स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये 50 करोड़ की जगह पे कुछ 150 करोड़ है या फिर 5000 करोड़ है, बट ठीक है, चलता है, एक आधी बार ऐसे। ओके, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन हम लोग अटेंड नहीं कर सकते। ओके, और ये जो देखो, एक मैं नोट बता रहा हूँ, ये जो ट्रिक्स है ना, 10 में से 7 से लेके 8 टाइम काम करेगी, 2 से 3 बार काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये याद रखना। विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिफरेंसेस बिटवीन LTE एंड वोल्ट। देखो, वोल्ट ये जो टेक्नोलॉजी है, ये डाटा को वॉइस में कन्वर्ट करती है, मतलब डाटा और वॉइस टेक्नोलॉजी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और LTE एक तो डेटा नहीं है, ये वॉइस टेक्नोलॉजी है। और LTE की जब मार्केटिंग कर रहे तो ये 3G नहीं कर रहे थे, 4G कर रहे थे, और वोल्ट की मार्केटिंग एडवांस 3G कर रही है। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी। अभी चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सेलेक्टेड बाय द, देखो बहुत मतलब हमें क्या लगेगा RBI रहेगा, बट ये RBI नहीं है, बैंक बोर्ड ब्यूरो करती है। ठीक है, एक्चुअली बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसने रिप्लेस किया है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, FSIB, जो कि एक एटोनोमस बॉडी थी और रिकमेंडेटरी बॉडी थी, बट इसे रिप्लेस किया है BBB ने।
बैंक बोर्ड ब्यूरो ने। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 76, which of the following statement are correct regarding the मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017? ठीक है, women with two children get reduced entitlement। ठीक है, enterprises with crashes must allow the mother minimum 6 crashes visit daily। ओके, तो ये डेटा ट्रैप है, ये 6 नहीं है, वहां पर 4 है, ये गलत है। प्रेग्नेंट women आर entitled फॉर 3 मंथ, तो ये 3 मंथ नहीं है, 8 वीक। ठीक है, और 26 मैटरनिटी लीव्स रहती है, तो बचा ऑप्शन सी इज द करेक्ट है। ओके, अभी ये देखो, इक्वेशन नंबर 78, इन द इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी was introduced as an important feature in which of the following? अभी ये जो ये है ना, तो ई वेस्ट रिलेटेड है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अभी यहाँ पे कोई ट्रिक वगैरह काम तो चलने वाली, ये एक फैक्ट है। ओके, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ एनी पेड टू द फार्मर्स प्लस। इसमें ऑप्शन सी और डी को देखो। देखो यहाँ पर पूरा सेम है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस है, और हम मैंने कहा था सिमिलर ऑप्शन में से ही आंसर होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके यह फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 3 मेन कंपोनेंट रहते हैं। एक है प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट, फिर प्रोक्यूरमेंट प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, which one of the following is not a sub-index of वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? अभी देखो, नॉट बता रहा है, पूछ रहे हैं हमें मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पेइंग टैक्स, रजिस्टर प्रॉपर्टी, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट। अभी देखो, पेइंग टैक्स बिजनेस से रिलेटेड आ गया, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी बिजनेस से रिलेटेड आ गया, डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब परमिट, ये भी किससे आया, बिजनेस रिलेटेड आया। तो नहीं पूछा था हमें, तो ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अभी याद रखना, ये जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, वर्ल्ड बैंक एक्चुअली 5 इंडेक्स या फिर रिपोर्ट पब्लिश करता है। अभी तक इन्होंने 2 इनके रिपोर्ट पब्लिश मतलब क्वेश्चन पूछे थे 2-3 बार, बट ये जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना इंडेक्स, 2025 के लिए याद रखना, अभी ये पब्लिश करना बंद कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है। In the country, in the context of any country, which one of the following would be considered as a part of social capital? Social capital मतलब सोसाइटी का वेलफेयर, the level of mutual trust and harmony in society, सोशल कैपिटल का यही कंटेक्स्ट होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? With reference to the Constitution of India, consider the following statement. No High Court shall have the jurisdiction to declare any central law to the constitutional validity. No High Court. ये स्टेटमेंट गलत है क्या सही है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। इवन अभी देखो, एन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जुडिशियल रिव्यू होता क्या है भाई? फिर ये भी स्टेटमेंट गलत है। देखो, अभी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, जो सेकंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुआ था, जिसके अंदर 4 DPSP ऐड किए थे, जिसमें ही फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस की थी। ओके, तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता था। इन्होंने क्या किया था कि जो जुडिशियल रिव्यू वाली पावर थी हाई कोर्ट के पास, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर दी थी। ठीक है, बट 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, उसने रिस्टोर कर दी थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिट्स वाली एंड जुडिशियल रिव्यू वाली पावर। तो स्टेटमेंट दोनों भी गलत है। अभी ये 2 कंसेप्ट याद रखना। अंडर द रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप इन इंडिया इन द लास्ट 5 years,
ठीक है, अभी देखो, ये लास्ट 5 ईयर, एक तो क्वेश्चन 2019 का है, मतलब 2019 के पहले वाले 5 इसका डेटा हमें पता तो नहीं है, क्योंकि हम 2025 का पेपर दे रहे हैं। इसमें सिर्फ समझना ये है कि ऑप्शन डी को देखो, एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज स्टेडीली डिक्रीजेस। मैंने कितने बार कहा था स्टेडीली, ड्रास्टिकली, रैपिडली, इनॉर्मसली, ये जो शब्द वर्ड्स है, ये ट्रैप वर्ड्स है। ठीक है, और देखो एग्जामिनर बेस्ट फ्रेंड कैसे 4 गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो आंसर आया ऑप्शन ए, 1 and 3 ओनली। ठीक है, तो इस तरह से एग्जामिनर के अप्रोच को समझना है हमें, इसलिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 82। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी इंडिया सिक्स। देखो अभी तक कितने बार उन्होंने डेटा ट्रैप है। ठीक है, अब इसके पहले भी जो मैटरनिटी वाला क्वेश्चन है, 6 था, 6 वाला था, जो 4 थे तो वहां पे 6 डाल दिया, यहाँ पे 3 थर्ड लार्जेस्ट है। ओके, आफ्टर चाइना, यूएसए एंड इंडिया, थर्ड। तो देखो किस तरह से डेटा ट्रैप सेट किया है इन्होंने। तो थर्ड, सेकंड गया। परचेसिंग पावर exchange rate are calculated by comparing the prices of the same basket of goods and service in different countries। तो ये स्टेटमेंट सही है। ओके, डिफरेंट कंट्रीज वाला कंसेप्ट सही है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर एक, 1 ओनली। Among the agricultural commodities import by India, which one of the following account for the highest import in terms of value in the last 5 years? ठीक है, ये भी डेटा हमें पता नहीं, बट हमें इतना पता है कि हम सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और वो भी है 70%। ठीक है, अभी जस्ट एक मिनट, मुझे पानी पीने दो। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है कि अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या है लिबर्टी की? अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, ये तो नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर दे लाइक, अभी अपॉर्चुनिटी टू वॉट एवर दे लाइक, तो इससे तो टायरनी आ जाएगी ना भाई। ओके, अराजकता फैलेगी ना, कोई हर किसी को कुछ भी करना है तो कुछ भी होगा ना, तो यहाँ से लिबर्टी थोड़ी ना आएगी। कोई बचा ऑप्शन ए और डी, और इसी दो ऑप्शन में ज्यादा फंसने के चांसेस है। ओके, बट अभी देखेंगे हम इसको पूरा एकदम डिटेल। प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूल, इसे लिबर्टी कहा जाता है क्या सिर्फ? ठीक है, और हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है हमें। अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, मतलब खुद का पूरी तरह से विकास करके लाना है। ओके, उसके लिए अपॉर्चुनिटी डेवलप करनी है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अभी ये अपॉर्चुनिटीज फुल्ली बताया है ना, तो इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आएंगे, ड्यूटीज भी आएंगे, सब कुछ आएगा, तो होल सोल पूरा अगर प्रॉपर आंसर चाहिए तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 86। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर्स मेजर द गवर्नमेंट और आरबीआई टेक टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडिया रुपी? अभी देखो इस पर, इसके पहले भी अभी इसी वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, वो इंडियन करेंसीज को डिप्रिशिएट होने से कौन कौन सी चीजें बचा सकती है, उसी थीम पर ये क्वेश्चन आ गया। और इसी तरह के 2 से 3 बार हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 2016 में जो एक लास्ट वाला क्वेश्चन, लाइक 97 वाला क्वेश्चन, 2017 में वही क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 बन के आया था सेम, और उसी थीम थीम पे ये क्वेश्चन आ गया है अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर, कौन सा मेजर नहीं लेंगे? कर्बिंग इंपोर्ट एंड नॉन इसेंशियल गुड्स एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट। कर्ब कर रहे हैं इंपोर्ट को, हमें देखो याद रखना, नॉट बोला है यहाँ पे, नॉट। कर्ब करना है इंपोर्ट को, और कौन से इंपोर्ट को कर्ब करना है? जो नॉन इसेंशियल है, और जो एक्सपोर्ट है ना, उससे क्या करना है? प्रमोट करना है। इससे क्या होगा? अरे भाई इससे तो जो गवर्नमेंट इंडिया का रुपी है ना, उसको बेनिफिट होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट हमें स्टेटमेंट नॉट वाला, मतलब फॉल्स वाला स्टेटमेंट चाहिए। तो आंसर ये है क्या? नहीं है। ठीक है, इनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रूपी डिनोमिनेटेड, देखो रूपी डिनोमिनेटेड मतलब रूपी को ज्यादा भाव वाला है,
डिनोमिनेटर मसाला बॉन्ड। ये मसाला बॉन्ड एग्जामिनर ने नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछने वाली हिंट दे दी है हमें, ठीक है, एक तरह का एक हैक है ये। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट आंसर होगा क्या, नहीं, हमें तो नॉट चाहिए। ईजिंग कंडीशन रिलेटेड टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, भी बोरोइंग करेंगे तो देखो, कोई भी बिजनेस चालू करना है आपको, ठीक है, हाँ, तो अब थोड़ी ना सबके पास पैसा रहता है। इवन पैसे वाले लोग भी तो क्या करते हैं, बोरो करते हैं, अलग अलग स्वरूप से बोरो करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो ये इसे, और ये क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल बोरोइंग को इजी कर रहे हैं, ईजिंग कंडीशन। तो इससे क्या होगा भाई, रुपी और बढ़ेगा ना, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और अभी देखो, फॉलोइंग एंड एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। अगर एक्सपांशनरी फॉलो करेंगे तो क्या होगा, रुपी का सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और रुपी का सप्लाई देखो, जिस चीज को ज्यादा फ्लो होगा, मतलब ज्यादा रहता है, उसकी इज्जत कम होती है, मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो रुपी का फ्लो बढ़ गया तो रुपी की वैल्यू क्या होगी, डिप्रिशिएट होगी। ओके, अगर रुपी के डिप्रिशिएशन को सेव करना है तो क्या करना पड़ेगा, डॉलर का इनफ्लो बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट डी रॉन्ग है, मतलब आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके। अभी याद रखना हमें मसाला बॉन्ड के बारे में थोड़ा। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मसाला बॉन्ड। देखो, पहले तो समझ लो, ये मसाला बॉन्ड कोई मसाले से रिलेटेड है नहीं, मसाला बॉन्ड ये, ठीक है, नाम उसका मसाला बॉन्ड है, बट वो मसाले से कोई रिलेशन उसका कुछ होता नहीं, ना कि इनका रिलेशन कुछ इंडस्ट्रीज से या फिर कैपिटल मार्केट से भी इनका रिलेशन रहता नहीं। इनका रिलेशन होता है, या फिर मसाला बॉन्ड यूज किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, फिर अफोर्डेबल हाउस, लैंड परचेस के लिए, जो कि क्या करते हैं, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस रहते हैं ना, ठीक है। तो ये मसाला बॉन्ड याद रखना, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्ट अ लॉ ऑन डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर इट्स सिटीजन नोन एज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन अप्रैल 2016 एंड स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन। अभी देखो, ये उस टाइम का करंट अफेयर है, अगर आपको आता भी नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन सी। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट तो होने वाले हैं नहीं, सिर्फ क्वेश्चन की थीम समझनी है कि अभी देखो, हर क्वेश्चन में, अभी देखो लगभग 2015 के बाद जो भी क्वेश्चन पेपर है ना, हर क्वेश्चन पेपर में एक ना एक क्वेश्चन तो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड आता ही है, ठीक है, तो ये हमें समझना है। अभी क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, तो ये भी करंट अफेयर रिलेटेड है, बट इंडिया साइन अ डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कोऑपरेशन एरियाज इन न्यूक्लियर फील्ड। अभी देखो, न्यूक्लियर फील्ड वाला एरिया है, जापान के पास तो एक तो न्यूक्लियर, मतलब जापान तो नहीं है। अभी यूके तो हमें पता है देता ही नहीं, यूएसए तो सबसे पता है आप सबको, तो बचा कौन, रशिया। तो रशिया इज द करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 87, RBI recent directive related to storage of payment system data, popularly known as data diktat, command command the payment system provides that। देखो, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमने 2017 पे देखा था, कि उन्होंने कहा था कि आरबीआई ने एक ना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, याद है, तो उसी थीम पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे। They shall submit the consolidated system audit report to the Comptroller and Audit Gen General of India by the end of every year। देखो, कंप्ट ये आता है आर्टिकल 148 में, और ये ऐसा कुछ करता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये देखो, डेटा दिक्कत वाला है। हाँ, वो ऑडिट वगैरह आरबीआई से वो वाला अलग इशू है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है हमें डाटा दिक्कत के बारे में। They shall ensure the system are owned and operated by public sector enterprises। इंश्योर करना है, तो ये भी रिस्ट्रिक्टिव है, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। They shall ensure that entire data related to payment system operated by them are stored in system only in India, ठीक है।
तो ये ओनली इन इंडिया भी है, बट ये एक्सेप्शन है हमारे ट्रिक्स के। तो आंसर वन इज द करेक्ट है। ठीक है। अभी एक चीज को याद रखना है यहाँ पर, एक सर्ट इन वाला एक कंसेप्ट है। सर्ट इन एक नेशनल नेशनल नोडल एजेंसी है टू रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंसेस, जो 2004 में स्टैब्लिश हुई थी। ओके। द मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमिकल इंक्रीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी देखो ये क्या करते हैं, ये पहले मनी मल्टीप्लायर क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। इकोनॉमी इंक्रीजेस, मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी इंक्रीजेस इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन, ये सही है। ठीक है। बैंकिंग हैबिट इंक्रीज करने से रिलेटेड दो बार क्वेश्चन पूछा था हमें। और ये कैश रिजर्व रेशो जो रहता है ना, और ये डिक्रीज होता है। ओके। इन द मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज इन द स्टेचुटरी नहीं होता, ये डिक्रीज इन स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो है। और इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ये नेसेसरीली नहीं रहता। ठीक है। अभी पाकिस्तान के हाल देखो, इतनी पॉपुलेशन है बट क्या हाल है हम सबको पता है। तो ये गलत होता है। अभी जब इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो प्रिवेंट करता है बैंक्स फ्रॉम लेंडिंग मोर मनी एंड रिड्यूस मनी मल्टीप्लायर। सीआरआर एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई टू रेगुलेट मनी सप्लाई एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये कंसेप्ट याद रखना, इस पर क्वेश्चन काफी टाइम बनते हैं। अभी क्वेश्चन बचा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 91। अभी देखो, डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर एंटरटेनमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। Augmented reality is simulated environment is created and physical world is completely shut down. Virtual reality images generated from the computer are projected onto real life objects of surrounding. तो ये स्वैप है, ये एआर नहीं करता, ये वीआर वर्चुअल रियलिटी करता है, और एगुमेंटेड रियलिटी स्टेटमेंट टू वाला करता है। तो वन एंड टू तो गलत है, वन एंड टू गलत है, तो ये गया, थ्री फोर एंड फोर, मतलब फोर तो सही है। We are close the world and transport an individual providing completely immersive experience, and AR allow individual to present in the world and improve the experiment under the। अभी देखो ये ना उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2019 वाला। वो काफी फेमस हुआ था उस टाइम। ओके, काफी न्यूज में था ये। ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 92। अभी ये भी देखो आता है तो आता है, क्योंकि वो ये उस टाइम के ना टर्म्स इन न्यूज है। ठीक है। अभी हमें 2024 के जो टर्म्स इन न्यूज है ना, 2023 और 24 के, वो हमें याद रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्ली ह्यूमन स्पीसीज। और ये कहाँ पे फाउंड हुआ था, तो तिबेटियन प्लेटो में फाउंड हुआ था। ओके। क्वेश्चन नंबर 93। रिसेंटली डेवलपमेंट इन साइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं है। तो functional chromosomes can be created by joining segments of DNA taken from cells of different species। तो ये स्टेटमेंट ही हमारा आंसर है, क्योंकि ये गलत है। ओके। पीसीज ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शन डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी, तो ये किया जाता है। अभी देखो ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक भी काम नहीं करेंगे, हर जगह पे कैन कैन है। ओके। ये क्रिएटेड इन लेबोरेटरी, तो ये थ्रू डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और आर्टिफिशियल जीन्स सिंथेसिस। ठीक है। और ये जो पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम द एनिमल सेल, ये कौन सा वाला कंसेप्ट है, ये क्लोनिंग वाला है। ओके, क्लोनिंग। और डॉली नाम की जो शिप है वो फर्स्ट क्लोन। सेल टेकन आउट फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीजन इन लेबोरेटरी। तो ये टिश्यू कल्टीवेशन का, टिश्यू कल्टीवेशन। और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमें
आगे मिलने वाला है 2021 में शायद। टिश्यू कल्टीवेशन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ डिजिटल सिग्नेचर इज। कौन सा स्टेटमेंट सही है? डिजिटल सिग्नेचर एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड इंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल कंटेंट इन अनचेंज। तो ये स्टेटमेंट थर्ड तो सही है। थर्ड सही है, मतलब ये गया। बचे 2 3 एंड 1 2 3। देखते हैं। यूजिंग टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन सर्विस ऑन इंटरनेट, ये गलत स्टेटमेंट है बाबा। ये सर्विंग एज आइडेंटिटी प्रूफ काम नहीं करता है। एन इलेक्ट्रॉनिक अभी रिकॉर्डिंग दैट आइडेंटिफिकेशन दैट सर्टिफाइड अथॉरिटी इशूड इट। अगर ये इशूड अथॉरिटी ने किया रहता तो प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आइडेंटिटी हो सकता था। ये दोनों भी स्टेटमेंट गलत है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 95, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेयरेबल टेक्नोलॉजी। अभी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और वेयरेबल टेक्नोलॉजी accompanied by the wearable devices, लोकेशन वेयरेबल टेक्नोलॉजी, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, स्लीप मॉनिटरिंग, असिस्टिंग द हियरिंग impaired पर्सन। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है इसका। RNA interference technology has gained popularity in the last 5 years. Why? It is used in developing genes silencing therapy. It can be used in developing therapies for the treatment of cancer. It can be used to develop hormonal therapy. अभी देखो ये हार्मोनल थेरेपी नहीं कर सकता। It can be used to produce crop plant that are resistant to the virtual pathogens. तो ये स्टेटमेंट देखो, इवन दो यहाँ पर ना कैन, यहाँ पे कैन पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, बट ये हार्मोनल रिप्लेस थेरेपी अभी तक नहीं है। ठीक है। और ये जीन, आपने तो पता है आरएनए जीन से रिलेटेड ये रहता है। और ये यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये भी सही है। और ये जो पाथवेज है ना, ये भी स्टेटमेंट सही है। आंसर है 1 2 4। ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 97, ये उस टाइम वाला करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल बिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन? तो ये है ग्रेविटेशनल वेव वेयर डिटेक्टेड था। और हिग्स बोसॉन पार्टिकल, ये स्टार प्लांट इवोल्यूशन स्टडी से रिलेटेड है। और ये जो पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटर प्लासिस स्पेस ट्रैवल थ्रू फ्रॉम होल आर कंफर्म, ये जो है ना, तो ये टाइम ट्रैवल वाला जैसा कुछ तो बता रहा है, तो ये भी नहीं है। और सिंगुलैरिटी, अभी सिंगुलैरिटी इनेबल द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी मतलब होता है सेंटर ऑफ ब्लैक होल, जहाँ पे डेंसिटी एंड ग्रेविटी इन्फिनाइट होती है। ठीक है। तो ये सिंगुलैरिटी याद रखना, ये क्वेश्चन मतलब टर्म्स इन न्यूज भी पूछ सकते हैं। ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द अक्यूरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजन इन इंडिया? जेनेटिक प्रीडिपोजिशन ऑफ सम पीपल। ठीक है, देखते हैं। टेकिंग इनकरेक्ट डोसेस ऑफ एंटीबायोटिक टू क्योर डिसीजेस। अभी देखो, ऑकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, रीजन फॉर ऑकरेंस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ये टेकिंग इनकरेक्ट डोसेस ऑफ एंटीबायोटिक टू क्योर, मतलब खुद मतलब अपने अपने आप से कोई भी डोज लेना है, ये वाला टेकिंग इनकरेक्ट डोसेस, तो ये तो सही होगा। ठीक है, दो तो सही होगा। अभी देखते हैं बाकी के कौन सा है। कि यूजिंग एंटीबायोटिक इन लाइवलीहुड फार्मिंग। देखो कुछ दिनों पहले, मतलब 2 3 साल पहले शायद, जो चिकन्स है ना, हेन्स, मुर्गियाँ, उसमें एंटीबायोटिक्स यूज करते तो उससे इम्पैक्ट होता था। ओके, जो खाने वाला है, या फिर आप मीनामाटा जो जो डिसीज है ना, मर्क्यूरी की वजह से होता है, वो क्या हुआ था, चाइना जापान में सी के अंदर वो मर्क्यूरी डिस्पोजल करते थे, फिर वो फिश खाते थे, और फिश को ह्यूमन खाते तो वो ह्यूमन के अंदर ट्रांसफॉर्म होता था। तो ये स्टेटमेंट भी तो सही होगा ना उस लॉजिक के साथ। मल्टीपल क्रोनिक डिसीजेस इन सम पीपल, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर हमारी ट्रिक नहीं चलती। ठीक 97 में भी क्वेश्चन में हमारी ट्रिक नहीं काम कर रही है। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। ठीक है। और अभी ये देखो, सी, कैस 9 प्रोटीन, ये 2016 में पेयर में आया था।
2016 या फिर 2017 में के पेयर में आया था वहां पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मॉलिकुलर सीजर यूज टू टारगेट जीन एडिटिंग। अभी क्वेश्चन नंबर 100। ओके, आज का लास्ट का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? सम ऑफ द इन्फेक्ट विथ हेपेटाइट बी एंड सी वायरस डू नॉट शो द सिम्टम्स फॉर मेनी ईयर। ये स्टेटमेंट सही है। सम ऑफ द, अभी देखो ये ना देखो, 7 से 8 बार ट्रिक काम करती है आउट ऑफ 10। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब ये जो हमारे जो ट्रैप वाले वर्ड है ना उसको ये करे, भूल जाए। ठीक है, मतलब इट्स योर चॉइस, जो आपको करना है वो ठीक है, बट मैं तो सजेस्ट करूंगा, क्योंकि 7 से 8 बार आपको ये चांसेस दे रहे हैं कि, पॉसिबिलिटीज दे रही है कि आंसर बराबर हो सकता है। ओके, तो मेजोरिटी के साथ जाना बेटर रहेगा। ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस आर सेवरल टाइम, देखो सेवरल टाइम बोला है, 5 टाइम नहीं, 7 टाइम नहीं, सेवरल टाइम। एक तो पॉजिटिव है, मोर देन इज इन्फेक्टेड विद HIV, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हमें नॉट करेक्ट पूछा है उन्होंने, तो हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसफर्ड मच लाइक HIV, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी, अभी नहीं, यहाँ पर हेपेटाइटिस बी के पास वैक्सीन है, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और आंसर हमारा आया नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अभी ये हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे मिशन इंद्रधनुष वाला। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष, तो मिशन इंद्रधनुष में क्या था? 7 वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, डिसीज 7 डिसीजेस को वैक्सीनेशन वाला प्रोग्राम था। तो उस डिसीज में आते थे डायप्थेरिया, फिर वुफिंग कफ, फिर टेटानस, फिर पोलियो, मीजल्स, फिर चाइल्डहुड TB एंड हेपेटाइटिस बी। अभी ना एक कंसेप्ट में इस क्वेश्चन में बताना भूल गया, 98 वाले इसमें, एक ग्लास नाम का एक ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस इनिशिएटिव लॉन्च बाय WHO, और एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया है WHO ने, उसका नाम है अवेयर। ओके, तो ये रिलेटेड है एंटी बायोटिक क्लासिफिकेशन से। ओके, तो अभी बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, अगर कोई आपको डाउट या फिर कोई सजेशन देना है या फिर कुछ फीडबैक बताना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।